हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 11 मार्च। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11 मार्च 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो को पूरा स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कल की जो वीडियो आई थी सुबह में, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। पूरी वीडियो प्ले नहीं हो रही थी, आधी पर ही प्ले हो रही थी। बाद में जब मुझे पता चला तो एडिट करके दोबारा से डाली गई। तो जितने लोगों ने कल की वीडियो पूरी नहीं देखी थी, मतलब सुबह बहुत सारे लोग देखते हैं, बाद में टाइम नहीं मिलता है, तो वो लोग कल की वीडियो देख लेंगे पूरा, क्योंकि कल की वीडियो में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मैंने आपको बताई थी जो एक्स्ट्रा थी, स्टैटिक से रिलेटेड थी। तो कल की पूरी वीडियो जो दोबारा अपलोड की गई है उसको जाकर के आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं रिवीजन से। कल का क्विकली रिवीजन करेंगे। धूम्रपान निषेध दिवस 8 मार्च को मनाया गया इस बार, ठीक है। और ये सेकेंड वेडनेसडे को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष मार्च में। कतर का नया प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल रहमान अल थानी को नियुक्त किया गया है। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन गोवा में आयोजित किया गया। और प्रियजकर आर्किटेक्ट पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेविड चेप्परफील्ड को मिला है। कुआलालंपुर में आसियान भारत व्यापार सम्मेलन का 5वां संस्करण अभी आयोजित किया गया मार्च महीने में। भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग नियम के तहत लागू करने की घोषणा की है। वहीं मेघालय के विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं थॉमस ए संगमा, निर्विरोध चुने गए हैं। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में रोजाना यूपीआई का लेन देन 50% बढ़ गया है। 36 करोड़ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं पर डे। और अभी आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया महिला नेतृत्व स्वच्छता अभियान स्वच्छोत्सव। हाल ही में मशहूर अभिनेता निर्देशक सतीश कौशिक जी का निधन हो गया। इन्हें साजन चले ससुराल और राम लखन जैसी मूवियों के लिए फिल्म फेयर मिल चुका था। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली 1 मिनट में रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भूमचू उत्सव कब मनाया गया या कहाँ मनाया गया? तो भूमचू उत्सव दोस्तों अभी मार्च महीने में सिक्किम में मनाया गया। ये सिक्किम में तिब्बतीय वर्ग के, तिब्बतीय समुदाय के जो लोग होते हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। देखिए कुछ इस प्रकार से मनाया जाता है, ठीक है। तो ये होपिंग फॉर द वर्ल्ड पीस, देखो जो तिब्बतीय लोग होते हैं ना, वो हमेशा शांति को प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, मतलब दुनिया भर में शांति फैलाने के लिए कामना करते हैं। तो इसी तर्ज पर यहाँ पर भूमचू फेस्टिवल मनाया गया सिक्किम में। ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड आजकल ना थोड़ा सा एडवांस हो गए हैं क्वेश्चन। मैंने उस दिन भी जिक्र किया था कि अब के महोत्सव ऐसा कम पूछा जाता है कि ये महोत्सव कहाँ मनाया गया। अब थोड़ा सा इस प्रकार से पूछा जाता है कि इस महोत्सव के दौरान क्या क्या इवेंट्स होते हैं। अगर कोई स्पेशल मठ है जहां पर मनाया जाता है तो मठ का नाम आपसे पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर भूमचू महोत्सव जो है ये तासीदिंग मठ में मनाया जाता है। अगर मान लीजिए कोई तिब्बतीय नववर्ष है, जैसे तिब्बतीय नववर्ष पर लोसर मनाया जाता है, ये भी याद करवाया था मैंने, ठीक है। लद्दाख में मनाया जाता है, लद्दाख में मोस्टली। तो तिब्बतीय नववर्ष पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, ये पूछा जाएगा आपसे, लोसर बताएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के, मतलब कि थोड़ा सा डीप जाकर के पूछ रहा है। यहाँ पर पवित्र जल से भरे बर्तन को खोला जाता है, यही इसका मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। तिब्बतीय जो मून कैलेंडर होता है, चंद्र कैलेंडर होता है, उसके 14वें दिन से शुरू होकर के ये 2 दिनों तक मनाया जाता है। क्लियर है? फरवरी और मार्च महीने में ही अमूमन देखने को मिलता है। फिलहाल यहाँ पर आई है सिक्किम की बात। तो सिक्किम के बारे में हम लोग जानेंगे। 16 मई 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। 36वें संविधान संशोधन के तहत ये भारत का 22वां राज्य बना था। अगर आप लोकेशन देखोगे मैप में, तो सिक्किम आप देखोगे यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर पड़ता है सिक्किम। और सिक्किम केवल एक भारतीय राज्य से, जो कि है पश्चिम बंगाल, उससे अपना बॉर्डर शेयर करता है। यहीं पर देखो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, और इसके बारे में भी मैं आपको कभी बताऊंगा अच्छे से डिटेल में। तो यहाँ पर देखो ये 3 देश से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। ऊपर में तिब्बत है, तिब्बत क्या चाइना कहो, क्योंकि चाइना ने कब्जा कर ही लिया है उस पर। और इधर नेपाल है और इधर है भूटान, ठीक है। और केवल एक राज्य से इधर पश्चिम बंगाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है सिक्किम। ऐसे ही मेघालय केवल एक राज्य असम से शेयर करता है। बाकी जितने भी राज्य हैं वो कम से कम 2 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं भारतीय राज्यों में। सिक्किम की अगर सीएम की बात करें, तो सीएम यहाँ पर हैं दोस्तों प्रेम सिंह तमांग, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से, ठीक है। यहाँ के गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। नए गवर्नर नियुक्त हुए हैं, इनको याद रखिएगा। अच्छा, मैंने गवर्नर्स पर लिस्ट दी हुई है आपको, 13 नए राज्यों के राज्यपाल। और हो सकेगा आपको आज या कल में आपको इसकी ट्रिक भी बना करके दे दूं। 13 राज्यों के राज्यपाल, तो 13 राज्यों के राज्यपाल पर, ठीक है, तो जिससे आपको आसानी हो जाएगी याद करने में। फिलहाल यहाँ पर झीलों की अगर बात करें तो चांगू झील, खेचे ओपरी झील, ये वगैरह है ही।
दर्रा पूछा जाता है, नाथुला और जेलेपला दो दर्रे प्रमुख हैं यहाँ पे, ये याद रखेंगे आप। कंचनजंगा नेशनल पार्क यहाँ पर है, कंचनजंगा पीक भी यहाँ पर है, और जो कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पीक है। वन्यजीव फबलंगो वन्यजीव अभ्यारण्य है यहाँ पर। विधानसभा में सीटें 32 हैं, जिलों की संख्या है 4, लोकसभा में 1 और राज्यसभा में 1 सीटें यहाँ से जाती हैं। जब तक यहाँ तक की सीटें आप नहीं याद कर लोगे तब तक आगे की विधानसभा सीटें नहीं याद करवाऊंगा। अभी यहाँ तक का याद कर लो। देखो असम में बताया था मैंने 126, और यहाँ पर मिजोरम में 40 और सिक्किम में 32। बस यही 3 याद रखना है, बाकी सब में 60-60, बाकी सब में 60-60 आप कर दो। ठीक है, 2-3 दिन से मैं इसको लगातार बता रहा हूं और 2-3 दिन और बताऊंगा जिससे आपको पूरी तरीके से कंठस्थ हो जाए। उसके बाद इधर के राज्यों की बात करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा सिक्किम को अभी आपको याद ही होगा ना, पूर्णतः जैविक खेती वाला ये राज्य चुना गया था। बाकी के जो कुछ महोत्सव अभी रिसेंटली आए हैं उनका भी रिवीजन कर लेते हैं। देखो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, और जैसा कि आप जानते हैं ये महोत्सव वगैरह क्वेश्चन थोड़ा सा टफ माने जाते हैं करंट अफेयर में, तो इसलिए इनको आपको अच्छे से पढ़ना होता है। अभी 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव मनाया गया था उत्तर प्रदेश के आगरा में। आगरा से ही मैंने आपको बताया था वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लागू करने वाला ये पहला देश का शहर बना था। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश में उत्तराखंड में आयोजित किया गया इस बार भी। बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव ये असम में हुआ, पहली बार था। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव ये 7 सालों के बाद हुआ है महाराष्ट्र में। बारिसु कन्नड़ दिमावा महोत्सव ये दिल्ली में आयोजित किया गया, कन्नड़ की संस्कृति परंपरा को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। काला घोड़ा कला महोत्सव ये मुंबई महाराष्ट्र में मनाया गया, ये वहीं पर मनाया जाता है और ये पूछा भी जाता है काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आप मुंबई बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड किडनी डे दोस्तों ये मनाया जाता है, देखो मनाया गया, अभी ये पूछा जाएगा ज्यादा सही पड़ेगा। ये मनाया जाता है एक्चुअली में सेकेंड थर्सडे को, सेकेंड थर्सडे को, थर्सडे को मार्च मंथ के। ठीक है, तो इस बार पड़ा था 9 मार्च, इसलिए इस बार 9 मार्च को मनाया गया। ये प्रत्येक वर्ष दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ठीक है, कब? मार्च महीने के। तो यहाँ पर देख लो किडनी हेल्थ फॉर ऑल, ये इस बार की थीम है इसकी, किडनी हेल्थ फॉर ऑल। थीम भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। वैसे पूरी थीम नहीं पूछी जाएगी, आपसे ऑप्शन में केवल इतना ही दिया रहेगा। किडनी का मतलब होता है गुर्दा। देखो बहुत लोग किडनी और लीवर को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। गुर्दा जो होता है इसे किडनी कहते हैं, और लीवर जो होता है इसे यकृत कहते हैं। विश्व यकृत दिवस अलग मनाया जाता है, 19 अप्रैल को ये प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। और विश्व किडनी दिवस जो है, किडनी गुर्दे के जो महत्व है, उसका जो कार्य है शरीर में हमारे, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो 9 मार्च को इस बार मनाया गया और हर साल दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। चलिए बाकी दिवस हैं इनको याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, पढ़ लिया कीजिए। अगला, हाल ही में इंडोनेशिया ने किस शहर को अपनी नई राजधानी बनाया? तो इंडोनेशिया ने दोस्तों अभी हाल ही में नुसंतारा को अपनी ऑफिशियल तरीके से नई राजधानी डिक्लेयर कर दिया है। देखो कई दिनों से सुगबुगाहट चल रही थी, अनाउंसमेंट चल रही थी। मैंने कई महीनों पहले भी इसको आपको क्वेश्चन कवर करके बताया हुआ था, न्यूज जब आई थी पहली बार। तो यहाँ पर ना इंडोनेशिया नई राजधानी बनाने जा रहा है नुसंतारा को, आप देख पाओगे आर्टिकल है। अच्छा बात ये आती है कि क्यों बना रहा है, मतलब कोई देश अपनी राजधानी क्यों आज के टाइम पर शिफ्ट कर रहा है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। देखो बहुत सारी रिपोर्ट्स आई कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इससे समुद्र का स्तर बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, और ऐसे में जकार्ता दोस्तों ऐसे दुनिया भर के द्वीपों में से एक है जो सबसे तेजी से डूब रहा है। और जकार्ता द्वीप पर ही है, अभी मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाऊंगा, क्लियर हो ही जाएगा। एक द्वीप पर बिल्कुल छोर पर स्थित एक शहर है, वो बिल्कुल डूब रहा था, और ऐसा रिपोर्ट में बताया गया कि 2050 तक ये पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएगा। ऐसे में इंडोनेशिया को अपनी राजधानी तो बचानी ही थी, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, मिलियंस ऑफ पीपुल्स यहाँ पर हैं। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर बोर्नियो द्वीप पर पूर्वी कलिमंतन एरिया में, वहां के जंगलों में एक सिटी है सेफ सिटी नुसंतारा, वहां पर अपनी नई राजधानी डिक्लेयर किया हुआ है कि मतलब आने वाले 400-500 सालों तक तो वो नहीं डूबेगा, अगर बहुत स्थिति खराब हुई फिर भी, क्योंकि वो बीचों बीच पड़ता है। ठीक है, चलिए फिलहाल देख ही लेते हैं वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है इंडोनेशिया और कैसी स्थिति है इसकी। तो वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पर है अपना प्यारा भारत, यहाँ से आपको आना है इंडोनेशिया की तरफ। तो कैसे आएंगे, नीचे आएंगे इस साइड में, ये रहा इंडोनेशिया। अब देखो इंडोनेशिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है,
ये यहाँ से आप ले लो, लगा लो, यहाँ से पूरा का पूरा ये जो एरिया, ये बॉर्डर दिख रहा है ना, इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर है क्या, मलेशिया, और इसके नीचे है इंडोनेशिया। तो ये पूरा इंडोनेशिया यहाँ तक पड़ता है, ठीक है, इस साइड तक, पापुआ न्यू गिनी तक। ये पूरा का पूरा जितने द्वीप है ना, सब इंडोनेशिया के पड़ते हैं। और यहाँ पर जकार्ता है। जकार्ता देखो बिल्कुल एकदम करीब में है, ठीक है, समुद्र के, और ये इसीलिए डूब रहा है। अब नई राजधानी ये लोग कहाँ बना रहे हैं? अब नई राजधानी बना रहे हैं इधर बोर्नियो में, ईस्ट कलिमंतन में, ठीक है। बोर्नियो द्वीप है ये, और पूर्वी कलिमंतन द्वीप पर, मतलब पूर्वी कलिमंतन का हिस्सा भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ईस्ट कलिमंतन, वेस्ट कलिमंतन, सेंट्रल कलिमंतन, ठीक है, उसके बाद इधर नॉर्थ कलिमंतन है। तो पूर्वी जो कलिमंतन है इसी पर है ये बोर्नियो, और यहीं पर स्थित है नुसंतारा, जिसको बनाया जाएगा राजधानी इसकी। क्लियर है बिल्कुल। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो, और इंडोनेशिया जो है ना, ये पिछली बार G20 की मेजबानी किया था। इस बार G20 की मेजबानी हम लोग कर रहे हैं, पिछली बार इंडोनेशिया किया था। यहाँ की भी करेंसी रुपया ही होती है, बस इंडोनेशियाई रुपया होती है। आगे देखते हैं, हाल ही में किसे नेपाल का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो नेपाल के नए प्रेसिडेंट दोस्तों बन गए हैं कौन? रामचंद्र पौडेल, ठीक है। ये आए हैं विद्या देवी भंडारी जी की जगह पर, इन्होंने इनको रिप्लेस किया है। विद्या देवी भंडारी जी की जगह पर रामचंद्र पौडेल होंगे नेपाल के नए प्रेसिडेंट। पुष्प कुमार दहल आज के टाइम पर वहां पर प्राइम मिनिस्टर है, पीएम है, ठीक है। और इनकी जो पार्टी है गठबंधन में अभी सरकार बनी थी, और मैंने आपको बताया भी था ये क्वेश्चन। पुष्प कुमार दहल वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। रामचंद्र पौडेल यहाँ के अब नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, विद्या देवी भंडारी की जगह पर आएंगे ये वहां की निचले सदन के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेपाल की राजधानी होती है काठमांडू। नेपाल, अच्छा काठमांडू से याद आया, यहाँ पर सार्क का हेडक्वार्टर है। सार्क का हेडक्वार्टर है, जिसे दक्षेस भी कहा जाता है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, उसका हेडक्वार्टर है। पुष्प कुमार दहल यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेपाली रुपया करेंसी और राष्ट्रीय पंचायत जो है संसद है यहाँ का। अगला, हाल ही में जर्मनी में आयोजित गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार किसने जीता? ये अवार्ड जीत लिया है भारत ने। जर्मनी में आयोजित हुआ था गोल्डन सिटीज गेट टूरिज्म अवार्ड, इसमें गोल्डन और सिल्वर अवार्ड मिला भारत को। यहाँ पर आप आर्टिकल देख लीजिए रेफरेंस के लिए। तो इसे मिला है टीवी और सिनेमा कॉमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल कैटेगरी में, ठीक है। तो दो कैटेगरी में दो अवार्ड, गोल्डन और सिल्वर, भारत ले गया। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक मुंडकापनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टेलिटी का उद्घाटन किया गया? तो इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर कर्ण सिंह ने। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर कर्ण सिंह का नाम इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर कर्ण सिंह दोस्तों ये वही हैं जो जम्मू कश्मीर के अंतिम जो शासक थे ना, राजा हरि सिंह, उनके बेटे हैं राजा कर्ण सिंह। मतलब राजा नहीं, राजकुमार थे। और उसके बाद फिर वो तो, क्योंकि इनके पिताजी अंतिम शासक रहे, उसके बाद तो सभी रियासतें भारत में मिलनी शुरू हो गई थी। तो फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने इनकी ये जो पुस्तक है इसको लॉन्च किया है, इसका विमोचन किया है, लेकिन लिखा इन्होंने है, डॉक्टर कर्ण सिंह। ये पूर्व सांसद रह चुके हैं, राजनीतिज्ञ हैं, दार्शनिक हैं, ठीक है। और अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह के ये पुत्र हैं जम्मू कश्मीर के। 1952 तक ये राजकुमार भी थे। मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टेलिटी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो भारत ने अभी अमेरिका के साथ मिलकर के सेमीकंडक्टर ज्ञापन पर एक हस्ताक्षर किया हुआ है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, इंडिया यूएस इंक एमओयू ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इनोवेशन पार्टनरशिप। देखो एक्चुअली में ना, जो वहाँ के वाणिज्य मंत्री हैं अमेरिका की, जीना रायमंडो, ये 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आई हुई हैं। इनके साथ बहुत सारे बिजनेसमैन भी हैं, 10 बिजनेसमैन, 10 से ज्यादा बिजनेसमैन आए हुए हैं। तो वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट और इंडिया के साथ मिल करके एक सेमीकंडक्टर पर डील करने के लिए आए हुए हैं। तो भारत एक्चुअली में चाहता है कि जो चिप है, चिप बोले तो आप आईसीज कह सकते हो, जो आईसीज होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, उनका और डिस्प्ले का प्रोडक्शन ये इंडिया में कैसे बढ़ाया जाए, साथ ही साथ $10 बिलियन का प्रोत्साहन राशि मिल सके भारत को अमेरिका से, इसके लिए भारत इससे डील कर रहा है, ठीक है। तो अमेरिका यानी कि इन्वेस्ट करेगा भारत में सेमीकंडक्टर को लेकर के। देखो अमेरिका बेवकूफ नहीं है, अमेरिका इंडिया में इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है जिससे, क्योंकि आजकल देख रहा है कि इंडिया का सेंटीमेंट है मेड इन इंडिया, भारत अपने देश में सब कुछ बनाना चाहता है।
और ऐसे में सेमीकंडक्टर की सप्लाई अगर अमेरिका करेगा भारत को, तो अमेरिका कहीं न कहीं चाइना की मार्केट तोड़ने का प्रयास करेगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर अगर इंडिया में प्रोडक्शन होगा, तो इंडिया में जब भी कुछ भी उत्पादन होता है, तो वर्ल्ड लेवल का उत्पादन होना शुरू हो जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा अगर होने लगा, तो कहीं न कहीं चाइना को इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा लॉस होगा और इकोनॉमी अगर चाइना की कमज़ोर होगी, तो वो अमेरिका को टक्कर देने में थोड़ा-सा कमज़ोर होगा, क्योंकि अमेरिका को चाइना ही टक्कर दे सकता है। फिलहाल अपना क्या, अपने को तो $10 बिलियन का ये मिल ही जाएगा, ठीक है? फिलहाल अमेरिका में इसी से रिलेटेड एक चिप्स बिल आया था, इसके बारे में भी हमने ज़िक्र किया था। चिप्स यानी कि क्रिएटिंग हेल्पफुल इनिशिएटिव टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर। इस पर मैंने बताया था ना कि सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? ताइवान में। ऐसे छोटू सा देश है ताइवान, बड़े से चाइना के पास में, ठीक है? और वहाँ पर दुनिया का 80 टू 85% सेमीकंडक्टर पाया जाता है, ठीक है? सेमीकंडक्टर मटेरियल जैसे सिलिकॉन वगैरह, ठीक है? सिलिकॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जर्मेनियम तो कम पाया जाता है। तो उससे डिपेंडेंसी घटाने के लिए चिप्स बिल लाया था अमेरिका ने। अमेरिका इस इनिशिएटिव के तहत अपने देश में सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है और नई-नई चीज़ें ला रहा है। और देखिए अब कहीं न कहीं उसी की नीतियों का हिस्सा एक ये भी है कि इंडिया में किया जाए। मतलब कुल मिला-जुला करके चाइना से ताइवान से डिपेंडेंसी कम की जाए दुनिया में, क्योंकि दुनिया में 80 टू 85% यही प्रोड्यूस करके सप्लाई कर रहा है और इस पर भी कभी भी गाज गिर सकती है चाइना की, चाइना कभी भी कब्जा कर सकता है। तो फिर ऐसे में अमेरिका को अपना दूसरा ऑप्शन तो ढूँढना ही होगा। बाय द वे मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक को लेकर के 2 और इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताई थी। एक तो बताया था सिंगल चार्जर पॉलिसी, वन चार्जर पॉलिसी, राइट टू रिपेयर कानून। राइट टू रिपेयर कानून, तो राइट टू रिपेयर कानून तो सबसे पहले अमेरिका में आया और सिंगल चार्जर पॉलिसी जो है ये यूरोप में सबसे पहले आया। हालाँकि भारत भी इसको लेकर के अपना रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका ने इसरो को कौन-सा उपग्रह सौंपा? तो अमेरिका ने कहेंगे तो ज़्यादा नहीं सही होगा। बेसिकली नासा ने इसरो को निसार नाम का सैटेलाइट जो है ये सौंपा हुआ है। क्यों? क्योंकि नासा और इसरो के बीच में निसार नाम का एक उपग्रह इनके साथ मिल कर के लॉन्च किया जा रहा है। इसके बारे में हम लोग पहले भी ज़िक्र कर चुके हैं। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार ये लॉन्च किया जाएगा इसरो के थ्रू, बनाया है नासा ने। 90% खर्च भी नासा ने उठाया है, 10% खर्च और 10% प्रोडक्शन इसमें इसरो का काम रहेगा और अभी नासा डिलीवर कर दिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे इमेजेस हैं, ठीक है? जो आई हुई हैं। कुछ इस प्रकार से ये सैटेलाइट बहुत ही हेवी सैटेलाइट है ये, है ना? ये C-17 ग्लोब मास्टर से आकर के उतरा भारत में, बेंगलुरु में और अब इस पर इसरो भी कुछ अपना थोड़ा बहुत काम करेगा, उसके बाद फिर 2024 तक इसे लॉन्च कर देगा। मतलब अभी लॉन्च करने में 1 साल का समय लगभग में लग सकता है। तो ये नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में यानी कि जो निचली कक्षा है ना, वहाँ पर लॉन्च किया जाएगा और जब-जब कोई सैटेलाइट निचली कक्षा में अगर लॉन्च किया जाता है, उसका काम होता है अर्थ को ऑब्जर्व करना। अर्थ का ऑब्जर्वेशनल के लिए वो सैटेलाइट होता है, तभी तो निचली कक्षा में भाई जितना नीचे रहेगा उतना अच्छे से तो उसका कैमरा काम करेगा। तो अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए सैटेलाइट है। अर्थ का ऑब्जर्वेशनल जब भी सैटेलाइट आए तो समझ लेना किस-किस काम के लिए, एक तो होगा कृषि के लिए, दूसरा मैपिंग के लिए, तीसरा सैन्य अभ्यासों के लिए सैन्य अभ्यास या कहें कि बॉर्डर्स के लिए, ठीक है? सेनाओं के लिए, भूकंप वगैरह के लिए, मौसम की जानकारी के लिए, ज्वालामुखी के लिए, ठीक है? कहाँ पर भूस्खलन हो रहा है, ठीक है? इन सब से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, उसके लिए ये काम आते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये 36,000 किलोमीटर की ऊँचाई पर भेजा जाएगा, यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की अगर बात की जा रही है, तो समझ लीजिएगा कि वो कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए लॉन्च किया जा रहा है। किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए। समझ में आया? तो इसरो इसे आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च करेगा। क्लियर? आगे। किस राज्य ने हस्तलिखित नोट्स का सबसे बड़ा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों अभी हाल ही में असम में हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखे नोट्स का सबसे बड़ा नोट्स बन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। असम में बेसिकली एक कंपटीशन कराया गया था वहां की गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पर बच्चों को टारगेट दिया गया था, छात्रों को, कि अपने अपने हिसाब से वो अहोम वंश के जो महान एक सेनापति रहे, उनके ऊपर आप लोग निबंध लिखो। और वहां पर निबंध लिखा इन्होंने लचित बोरफुकन के ऊपर, ठीक है? तो असम अहोम वंश जिसकी वजह से असम नाम पड़ा आगे चल करके,
उसके ये बहुत ही महान योद्धा थे लचित बोरफुकन, और इनके नाम पर, इनके सम्मान में लचित दिवस भी मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बना था, लचित दिवस निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप बताएंगे असम में मनाया जाता है, क्योंकि अहोम वंश के ये महान योद्धा थे लचित बोरफुकन, उनकी याद में मनाया जाता है। तो उन्हीं पर निबंध लिखा है छात्रों ने, और ये निबंध जो है पहुंच गया है लाखों में, और इस वजह से ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। फिलहाल लचित बोरफुकन के बारे में अगर बात करें तो ये अहोम साम्राज्य के सेनापति तो थे ही, इनको इसलिए भी जाना जाता है, सबसे बड़ा इनका जैसे वीर गाथाओं में सबसे बड़ी वीर गाथा ये थी कि 1671 में जो सराई घाट की लड़ाई हुई थी ना, उसमें इन्होंने मुगलों को हराया था। मुगल की सेनाओं को वहां पर पूर्व में वहां पर कहें कि फैलाव करने में इन्होंने विफल कर दिया था उनकी योजना। आप देखोगे मुगल जो है ना, ये पूर्व में नहीं फैल पाए थे, ये इधर ही चले थे, और उसके बाद फिर दक्षिण भारत भी अकबर के टाइम पे तो नहीं, औरंगजेब के टाइम पर दक्षिण भारत में भी पहुंच चुके थे मुगल वंश, ठीक है, मुगल वाले। फिलहाल तो 1671 में इनकी ये वीर गाथा रही। आगे बढ़ते हैं, असम के बारे में जान लेते हैं। असम ये रिलेटेड जानकारियां रहीं। गुलाब चंद कटारिया ये नए राज्यपाल बने हैं, इनका नाम आप याद रखेंगे, गुलाब चंद कटारिया। असम में फूल खिला है, असम में कौन सा फूल? गुलाब खिला है, ठीक है, असम में गुलाब खिला है। चलो, और आप और अच्छा से अगर याद करना चाहते हैं तो गुलाब लेकर के बहू के पास गए। कहाँ गए? गुलाब लेकर के बहू के पास गए, और बहू आप जानते हो ना, असम की बिहू बहुत ज्यादा महोत्सव, बहुत बार पूछा गया है, 3 प्रकार के बिहू महोत्सव होते हैं और असम में ही मनाए जाते हैं। तो गुलाब लेकर के कहाँ गए? बहू के पास गए। आगे, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार किस राज्य ने 2021-22 में सबसे ज्यादा निवेश ग्रहण किया है या प्राप्त किया है? तो दोस्तों, महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है 2021-22 में। हाँ, अब 2022-23 वाला जो आंकड़ा आएगा वो चेंज हो सकता है, उसमें यूपी टॉप कर सकता है, क्योंकि अभी आपको मैं डाटा दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, महाराष्ट्र जो है ये मोस्ट अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन रहा है 2022-23 में, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। इसके अनुसार बताया गया कि 3,57,393 करोड़ का निवेश प्रस्ताव ये मिला है महाराष्ट्र को 2021-22 में, ठीक है, जो पिछले 3 वर्षों में सबसे ज्यादा है। अच्छा, इसने सबसे ज्यादा निवेश प्रस्तावों को, जो कि 780 की संख्या है, संख्या के मामले में इसने भी ये टॉप स्थान हासिल किया है। लेकिन एफडीआई के मामले में ये है दूसरे स्थान पर। एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर कोई विदेशी कंपनी या विदेशी कोई इंडिविजुअल है, वो डायरेक्टली किसी स्टेट में, किसी परियोजना में, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, तो फिर उसे एफडीआई कहते हैं। एफडीआई के मामले में ये है दूसरे स्थान पर, इसमें कर्नाटक जो है ये टॉप पर है। अब मैंने आपको शुरुआत में क्यों बोला कि इस बार, अगली बार जो होगा यूपी टॉप पर क्यों क्यों होगा? क्योंकि आपको पता होगा अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, और उसमें यूपी को 33 लाख करोड़ का मिला था, 33 लाख करोड़ का मिला था इन्वेस्टमेंट। आज तक का ये सबसे बड़ा इतिहास है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में यूपी को इतना इन्वेस्टमेंट मिला। यहाँ पर देखो कितना है, 3,57,000 करोड़, ये कितना है, 33 लाख करोड़, ठीक है। तो समझ लो कि आप 10 गुना से भी, 10 गुना के आसपास में इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो इसलिए अगली वाला जो डाटा आएगा उसमें यूपी टॉप पर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये महाराष्ट्र के बारे में जानकारी रही। एक और लास्ट क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा है, मतलब ले ही लेते हैं इसको। महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये अभी मनाया गया 10 मार्च को, याद रखिएगा। विमेन जो जज हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है, 10 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, विमेन जज से मुझे याद आया, जस्टिस बीवी नागरत्ना, बीवी नागरत्ना ये बनेंगी भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस, सीजेआई बनेंगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ, भारत में हाईकोर्ट में सबसे पहली नियुक्त होने वाली न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? यानी हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में पहली न्यायाधीश कौन बनी थी? दोनों क्वेश्चन बहुत ही केयरफुली सुनिएगा, क्या क्या बात कही गई। हाईकोर्ट की भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन, और सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन? ये तो नागरत्ना जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगी, लेकिन कब होंगी? 2027 में होंगी, ठीक है। चलिए, आयशा मलिक जो होंगी वो पाकिस्तान में बनेंगी, और मैंने आपको एक और बताया था, केतनजी जैक्सन ब्राउन, ब्राउन जैक्सन, वो अमेरिका में बनी है मतलब, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। कल मैंने जो आपसे क्वेश्चंस पूछे थे कि किस मशहूर ग्रैंड स्लैम विजेता ने संन्यास लिया टेनिस से 2022 में, रोजर फेडरर ने लिया, सीएचएसएल में भी पूछा गया था ये।
किस नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? बनास नदी का है। आज बहुत ही शानदार वीडियो आ रही है नदियों पर, इंडिया के मैप के साथ बहुत ही बेहतरीन ढंग से उसमें आपको बताया जाएगा और ट्रिक्स के साथ पूरा फुल्ली ट्रिक। भारत की जितनी भी नदियां हैं सब आपको तैयार हो जाएंगी, कहाँ से कौन आ रही है, कहाँ से कौन जा रही है, सब अच्छे से तैयार हो जाएगा। आज चलिए आप आंसर कर दीजिए। कॉमनवेल्थ गेम जिसका आयोजन बर्मिंघम में किया गया था, भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे, गोल्ड वो भी। घोड़े मोदनी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो पता होगा डिटेल में आंसर कीजिएगा। इसकी क्विज पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है एनजीटी ऐप पर, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।